हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस RTGH पर, जहां पर आज हम क्लास 10th का जो साइंस का जो चैप्टर चल रहा था अपना प्रकाश, उसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले कि जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जैसे ये कोई अपनी सतह है, और इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो परावर्तन का काम कर रही है। इस पे कोई एक प्रकाश किरण आई और यहाँ से, अब इधर साइड पोलिस है, इसका मतलब नीचे तो जा नहीं सकती, इसका मतलब ऊपर ही जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस साइड में चली गई। अब देखो, परावर्तन में माध्यम नहीं बदला है, जिस माध्यम से आ रही थी वापस उसी माध्यम में चली गई है। ठीक है, इसलिए परावर्तन में कभी भी माध्यम नहीं बदलता है, माध्यम नहीं बदलता। ठीक है, ध्यान रखना खास करके। ये अपना एक अभिलंब है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं कोण आर। आई का मतलब इन्वर्जन, आन का मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक है, और परावर्तन के दो नियम पढ़े थे कल हमने। पहला नियम क्या होता है कि जो आपतन कोण है यानी कोण आई, वो परावर्तन कोण यानी कि कोण आर के बराबर होता है। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। और परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब एक ही तल में होते हैं, एक्स वाई कुछ भी है, दो तल में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक अपना, ये एक मान लो कोई भी सतह है, ये कोई भी सतह, और ये अपना अभिलंब है, ये अभिलंब मान लो। तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब उसमें एक ही तल, इसी तल में होगी, ऐसा नहीं है कि ये तल चेंज हो जाएगा। ये परावर्तन था अपना। उसके बाद में हमने पढ़ा था दर्पण। थोड़ा सा दर्पण भी देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे की क्लास को स्टार्ट करेंगे। दर्पण यानी मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर का मतलब एक ऐसी सतह होती है जिसके एक साइड पॉलिश होती है। जैसे ये पॉलिश है भाई, जो लाइट आएगी वो इसके आर पार नहीं निकल सकती है। ठीक है, आर पार निकलती तो ये हमें दिखाई भी नहीं देती। तो एक साइड इसकी पॉलिश हो गई, तो इस साइड क्या होगा? लाइट आएगी, लाइट आगे टकरा के मेरे पास आएगी। भाई ये मेरे को दिख रही है, इसका मतलब इससे रिफ्लेक्शन तो 100% हो रहा है। दिखने का मतलब ही रिफ्लेक्शन होता है। आई बात समझ में? और इसकी अगर एक साइड पॉलिश कर दी जाए तो उसे बोलते हैं हम दर्पण। जैसे कि मान लो ये कोई स्लेब है, स्लेब मतलब आयतक कांच की स्लेब होती है, उसकी एक साइड मैंने पॉलिश कर दी, एक साइड पॉलिश कर दी, इसका मतलब अब जो लाइट होगी वो उससे बाहर तो जाएगी नहीं, तो कोई भी लाइट आएगी वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो है इसे बोलते हैं दर्पण। इसे क्या बोलते हैं? दर्पण। अब दर्पण को हमने दो भागों में बांट दिया। दर्पण को हमने दो भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं? जैसे हम अभी कल का ही रिवीजन कर रहे हैं। जो कल की क्लास थी उसमें जो पढ़ा था वो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। दर्पण को हमने दो भागों में बांटा। आधार क्या है भाई? किस आधार पे आप दर्पण को दो भागों में बांट रहे हो? जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो आपका दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये कैसा है? ये गोल है या समतल है? इसी आधार पर हमने, यानी आधार क्या हो गया? आधार क्या है? परावर्तक पृष्ठ। आधार क्या है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर हमने दर्पण को दो भागों में बांटा था। एक तो अपना गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। जैसे आपने जो कार होती है, कार का जो साइड मिरर होता है, जैसे रिंग मिरर बोलते हैं, उसका एक बार आप गौर एकदम अच्छे से देखना उसका मिरर, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे बाहर उठा हुआ है, एकदम सीधा नहीं होगा।
एकदम सीधा नहीं होगा, ऐसा लगेगा बाहर उठा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा दर्पण है, वो गोलीय दर्पण है। ठीक है। और जैसे आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च में जो साइड में मिरर लगा होता है वो ऐसे गोल अंदर की ओर झुका होता है, वो भी क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। आ रही है बातें समझ में। समतल दर्पण तो सबके घर पे आसानी से मिल जाता है, जिसमें आप सुबह शाम अपने देख के बाल वगैरह ऐसे सेट करते रहते हो, वो कौन सा होता है, समतल दर्पण। मतलब समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होता है, समतल होता है। और जो गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा होता है, गोलीय होता है। ठीक है। अपना जो पूरा चैप्टर है वो इसी गोलीय दर्पण पे आगे पूरा डिपेंड है। आगे हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण समझेंगे, गोलीय दर्पण कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ध्रुव क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन समतल दर्पण को बस इतना ही पढ़ना है। प्रतिबिंब निर्माण इससे जब मैं इसके बताऊँगा ना तो सबसे पहले समतल दर्पण के बता दूँगा। तो उससे पहले आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना, समतल दर्पण क्या होता है, बिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। डायरेक्ट ही बता दूंगा ऐसा ऐसा बनेगा तो आपके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में बांटा था कल, कौन कौन से, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो नाम में ही राज है, उत्तल दर्पण का मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उठा हुआ होता है। क्या होता है, उठा हुआ, ऐसा होगा। अवतल दर्पण मतलब अंदर की ओर होगा, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर होगा। और आप गौर करना, जो गाड़ियों में होता है ना साइड वाला मिरर या विंग मिरर जिसे बोलते हैं, वो उत्तल दर्पण ही होता है, उसका बाहर की ओर उठा हुआ होता है। ठीक है। ये तो हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन है। अब हम आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पूरा फोकस अपना समझने पे रखा करो, नोट्स वगैरह मत बनाया करो। नोट्स अगर चाहिए तो मैं बता दूंगा टेलीग्राम पर लिंक में। ठीक है। क्लास में पूरा फोकस समझने पे रखा करो। ठीक है। अब हम दर्पण में कुछ आपके सामने ऐसे ऐसे नाम आएंगे जिनसे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ये क्या होता है, इसका क्या काम है। ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ दर्पण संबंधी परिभाषाएं। दर्पण में कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे सबसे पहले ध्रुव होता है, इंग्लिश में पोलर बोलते हैं। चलो इंग्लिश का सिर्फ आप ध्यान रखो, इसे पी से डिनोट करते हैं। एक द्वारक होता है। ठीक है। उसके बाद में दर्पण में एक मुख्य एक्स होती है। दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है। दर्पण में एक वक्रता केंद्र होता है। ठीक है। दर्पण का एक फोकस बिंदु होता है। ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है। ये 7 जो नाम हैं वो हमें एकदम अच्छे से समझने हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी सिचुएशन दर्पण में कहाँ होती हैं। चलो तो मैं एक सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये दर्पण कौन सा है, ये समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है। देखो अब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी जो पृष्ठ इसका परावर्तन करेगा वो समतल है क्या, बोले नहीं है। तो कैसा है, बोले गोल है। ये देखो गोल है, इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। इतनी बात समझ में आ गई। गोलीय दर्पण में भी कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो आप इसका परावर्तक पृष्ठ देखो अंदर की ओर है, कैसा है, अंदर की ओर। इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। अब मेरे को बताओ, ये अवतल दर्पण है तो इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है, समझ में आ गई भाई। परावर्तक एम से लेके अंत तक का जो संपूर्ण जो पृष्ठ है वो परावर्तन करेगा।
उसे बोलते हैं हम द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो द्वारक क्या होता है? दर्पण का वह भाग जो परावर्तन पृष्ठ की भांति कार्य करता है, मतलब जो परावर्तन करता है, वास्तविक रूप से जो परावर्तन करता है उसे हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। मतलब M से लेके M से N तक का जो परावर्तक पृष्ठ है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। समझ में आ गई बात? M से लेके N तक जो भी परावर्तन पृष्ठ है, मतलब M से लेके N तक इस दर्पण का जो पृष्ठ है जो परावर्तन करेगा उसे क्या बोलते हैं? हम द्वारक बोलते हैं। द्वारक में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। M से लेके N तक दर्पण का जो भाग परावर्तन करता है उसे हम बोलते हैं द्वारक। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी में कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ मेरे को। चलो आगे चलते हैं। पहले मैंने द्वारक बता दी, कोई प्रॉब्लम। अब ध्रुव बताता हूँ। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव क्या होता है? ध्रुव का मतलब ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसका कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, एक बीच का बिंदु जहाँ पर इधर वाला और इधर वाला परावर्तक पृष्ठ क्या हो? बराबर हो। तो मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इधर और इधर परावर्तक पृष्ठ बराबर है, तो इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? P, यानी कि ध्रुव बोलते हैं। आई बात समझ में? यानी जो परावर्तक पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव, यानी पोलर। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ मेरे को। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ध्रुव समझ में आ गया, द्वारक समझ में आ गया। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। द्वारक क्या होता है? जो गोलीय दर्पण का जो गोलीय दर्पण नहीं, जो परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ परावर्तन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई क्या? आगे स्टार्ट करते हैं। आगे अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वक्रता त्रिज्या की। मैं एकदम अच्छे से बता रहा हूँ आपको। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या का मतलब समझो, ये दर्पण है वो गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये गोलीय दर्पण है, इसका मतलब सीधी सी बात है इसको किसी ना किसी गोले से काटा गया होगा। भाई किसी ना किसी गोल चीज़ से ही तो काटा है इसको, तभी तो ये गोलीय है। तो मैंने मान लो इसको कोई जैसे गेंद जैसी संरचना है उससे काटा। आपके पास मान लो एक गेंद है टेनिस वाली जो बीच से खाली होती हैं, उसको आपने काट दिया बीच से, तो उसका जो पार्ट देखोगे आप उसके गोल गोल दिखेगा, वो ऐसा ही होगा जस्ट। तो मतलब ये दर्पण भी क्या है? किसी एक गोले का भाग है ना? तो उस गोले की जो त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं हम? वक्रता त्रिज्या। मतलब मैं इधर लिख देता हूं एक बार वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये त्रिज्या है इसीलिए इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? भाई ये जो गोलीय दर्पण है, सीधी सी बात है, गोल है, इसका मतलब ये किसी ना किसी गोले का भाग होगा। इसको हमने किसी ना किसी गोले से काटा है ऐसे जस्ट। तो जिस गोले से हमने इसको काटा है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की ही त्रिज्या को हम इसकी क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसलिए इसको हमने यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है इसको हमने आर यानी वक्रता त्रिज्या बोल दिया। ठीक है,
बोले वक्रता केंद्र क्या होता है, ये भी समझो, सेम वैसा ही है भाई। ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, सीधी सी बात है, गोलीय दर्पण है, इसका मतलब किसी ना किसी इसको गोले से काटा है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, गोले का तो केंद्र होता ही है। तो उस गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इतनी बात समझ में आई क्या, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? वापस सुनो, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र का मतलब गोलीय दर्पण किसी ना किसी गोले का भाग है, कन्फर्म है। तो उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र। समझ में आया क्या वक्रता केंद्र? आगे चलें, आगे चलें। यानी ये क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर पॉइंट, इसे सी से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? सी से, सेंटर पॉइंट यानी वक्रता केंद्र। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोले नो सर। चलो फिर अब बात आती है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बात आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष का मतलब सेंटर पॉइंट और ध्रुव, यानी सेंटर पॉइंट का मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्यान रखना, मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष। यानी ये जो लाइन है, इसको हमने क्या नाम दिया है, मुख्य अक्ष नाम दिया है। समझ में आई बात या नहीं आई? इसको हमने क्या नाम दिया है, मुख्य अक्ष नाम दिया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे चलें। आगे चलें। आगे चलने से पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें फोकस बिंदु, फोकस दूरी बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सारा काम इसी पे है, फोकस बिंदु और फोकस दूरी पे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। मतलब ये एक अवतल दर्पण है, बारह ले जाएगी, बात कर ले, ठीक है। ये एक अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। एम से लेके एन तक का जो भाग है, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, एम से लेके एन तक, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वारक। और द्वारक का जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला, उसे हम बोलते हैं पोलर, ध्रुव। और ये जो दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, सी, ठीक है। और सी और पी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव, ध्यान से सुनो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब सुनो, एक नियम नियम तो क्या है, जैसे मान लो मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश किरण इस पे आई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये आई है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगी। तो ये मान लो, अब ये जो है ये अंदर की ओर है, इसका मतलब ये किरण को अंदर की ओर धकेलेगा, तो ऐसे घुमाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ही एक और किरण आई, मान लो ये भी ऐसे चली गई, इधर से भी एक किरण आई, ऐसे आई, और वो भी रिफ्लेक्ट होके चली गई। एक ऐसे और किरण आई, वो भी रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो आप देखोगे
कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पे क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। देखो मुख्य अक्ष के समांतर, भाई मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आई हैं वो परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु से गुजरी हैं। देखो नहीं गुजरी क्या? आप कहोगे सर आपने तो जानबूझ के गुजार दी। अरे जानबूझ के नहीं गुजारी, गुजरेंगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो परावर्तन के बाद में एक ही पॉइंट से गुजरेगी। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? फोकस बिंदु। देखो मैं लिख रहा हूं इधर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिलती हैं। अब एक ट्विस्ट और डालूंगा, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। यानी ये पॉइंट क्या हो गया? कैपिटल एफ। ठीक है। अब फोकस दूरी तो आप मेरे को बता ही दोगे क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। यानी ये जो फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु यही है, फोकस बिंदु और ये जो ध्रुव है इसके बीच की जो दूरी है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी भी लिख देता हूँ मैं इधर। फोकस दूरी क्या होगी? मतलब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी। तो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी। और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? मेरे को बताओ। मेरे हिसाब से तो आपके डाउट होना भी नहीं चाहिए। इतनी चीज़ें क्लियर है क्या? हाँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ और ये जो सारी चीज़ें हैं, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, वो एक ही दर्पण में दिखाता हूँ आपको, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये कौन सा दर्पण है बताओ? ये तो M से लेके N तक इसका द्वारक, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये इसका ध्रुव है, और ये जो सेंटर पॉइंट है यानी जिस गोले का भाग है उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र C, सेंटर पॉइंट। ये अपनी मुख्य अक्ष हो गई। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। परावर्तन, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो एक बिंदु से होकर ही गुजरेंगी सारी की सारी, उसे बोलते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? फोकस बिंदु।
फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। हाँ, एक रिलेशन जरूर ध्यान रखना है, जो r है वो 2f होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, मतलब ये दूरी भी और ये दूरी सेम होती है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगली क्लास में पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि इस फ्री मटेरियल का लाभ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। धन्यवाद।